नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। पीएम मोदी के कार्यकाल को 11 साल पूरे हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता तरह तरह के कार्यक्रम करके अपने कार्यकाल की जो योजनाएं हैं, जो उपलब्धियां हैं, वो गिनाने से लगे हुए हैं। क्या कुछ किया, कितना विकास हुआ, गरीबों को कितनी राहत पहुंची 11 सालों के अंदर, वो तमाम चीजें सबके सामने भी रख रहे हैं। कोई भी राज्य हो, उस राज्य में वो कार्यक्रम करके तमाम योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, तमाम वो बड़ी उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष है वो जरूर इस बात से खटास खाए हुए बैठा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा है कि प्रधानमंत्री पर जो 11 साल का उनका शासनकाल है उसमें उन्होंने 33 गलतियां की हैं। 33 गलतियां करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इतना झूठ बोलता है और लोगों को ट्रैप करता है, युवाओं को धोखा देता है। ये सब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बोला। कर्नाटक के कलबुर्गी में पत्रकारों से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि वे 55 सालों से सत्ता में है और 65 सालों से राजनीति में है, लेकिन पीएम मोदी जैसा कोई नहीं हुआ। खड़गे ने कहा कि 11 साल हो गए हैं और 33 गलतियां भी हो चुकी हैं। आप जानते हैं और मैं संसद में भी कहता रहा हूं, मैंने कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इतना झूठ बोलता हो, इतनी गलतियां करता हो, लोगों को फंसाता हो, युवाओं को धोखा देता हो, गरीबों को फंसाकर वोट लेता हो। मैं 55 साल से सत्ता में हूं और 65 साल से राजनीति में हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर बात पर झूठ बोलते हैं। कई तरीके की बातें की हैं और कई तरीके के सवाल उन्होंने खड़े किए हैं, लेकिन उनके इस बयान को लेकर भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर जो बंगलुरु में हुआ, बंगलुरु की घटना को जोड़ते हुए महाकुंभ से जोड़ दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी हमारे सीएम का इस्तीफा मांग रही थी, तो क्या उन्होंने सीएम योगी का इस्तीफा मांगा? ये उन्होंने 11 साल के अंदर जो उपलब्धियां हैं उसी से जोड़कर ये सवाल किया है। एक बार आपको सुना देते हैं किसने क्या कुछ कहा। इस गलतियां की हाँ? और तुम लोगों को मालूम है, मैं पहले से पार्लियामेंट में भी बोलते आया हूं, तो इतना झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर, इतने गलतियां करने वाले और लोगों को फंसाने वाले, युवकों को धोखा देने वाले, गरीबों को जो उनको फंसाकर वोट लेने वाले, मैं किसी प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं देखा ऐसा। मैं भी ये 55 साल से सत्ता में हूँ और 65 साल से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। ऐसा कोई भी नहीं। हर चीज वो झूठ बोले, एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर वो पूछने गए तो उसके लिए कोई जवाब उनके पास है ही नहीं। अब मैं आपको याद दिलाना नहीं चाहता बार बार, नोटबंदी का हो, चाहे वो अपना एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे वो एमएसपी का हो, कितने ऐसे हैं। सरकार का कोई लेना देना, और कोविड के दौरान भी तो लोगों की मौत हुई थी। कुंभ मेले में जो हुआ वह हादसा था, यहाँ पर हत्या है। जब सारी घटना हो रही थी स्टेडियम के बाहर, उस समय डीके शिवकुमार को जानकारी के बावजूद वह अंदर ट्रॉफी चूम रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। तो दिखता है कि किस प्रकार का मामला, दोनों का कोई कंपेरिजन नहीं। और दोनों के दोनों, शिव कुमार और सिद्धारमैया, दोनों के दोनों हत्याओं में, इन हत्याओं के लिए दोषी हैं। जब पुल गिर जाता है तब कौन इस्तीफा मांगता? शायद वह भूल रहे हैं, जब कुंभ में मामला हुआ उसी समय तुरंत एम्बुलेंसेस दिखी थी। यहाँ तो कोई एम्बुलेंसेस नहीं थी, यहाँ तो कोई मेडिकल एड नहीं थी। अगर वहाँ पर उस प्रकार की तैयारी न होती तो बड़ा हादसा होता। परंतु अफसोस ये है कि यहाँ पर आप अपनी राजनीति चमका रहे थे। कुंभ में लोग धार्मिक कारण से आए थे, यहाँ पर आप कोरी अपनी राजनीति चमका रहे थे, और अपनी राजनीति चमकाने के चलते हुए आपने परवाह नहीं करी कि नीचे क्या हुआ। इसकी आज़ादी के बाद सबसे असफल, दिशाहीन और गलत दिशा में चलने वाली ये ऐसी सरकार है जिसने जो कुछ भी कहा किया नहीं। उदाहरण के लिए इन्होंने कहा था ना,
हम 100 दिन के अंदर महंगाई पे रोक लगाएंगे। रख दें 2014 में क्या था रेट, आज 2025 में क्या है, कई गुना बढ़ गया। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। 11 साल हो गए, 22 करोड़ को रोजगार मिलना चाहिए। सच्चाई ये है कि रोजगार लोगों का खत्म हुआ है। तीसरा जो सबसे बड़ी बात हुई है, नोटबंदी के बाद कहा था आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। हमारे 26 बहनों का आतंकवाद, बेटियों का, ये बेदी पर उनका सिंदूर चढ़ गया। ऑपरेशन सिंदूर से उम्मीद थी कि अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा हिस्सा होगा। 4 दिन बाद हुक्म आ गया मालिक का, ट्रम्प साहब का, सीज फायर हुआ। वो 11 बार कह चुके हैं, 11 साल इनके पूरे हुए और 11 बार वो कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर व्यापार का लालच दे के कराया। ठीक है ना, अच्छा लोगों ने वोट दिए, 2 बार लगातार जो है री-इलेक्ट हुए हैं। अब देखें इस टर्म में कितना होता है। टूरिज्म को तो धक्का पहुंचा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश हमारी है कि आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाए। नहीं, बेंगलुरु में मतलब जो भी हादसा हुआ ये अच्छी बात नहीं है। मतलब बेंगलुरु और पंजाब में आईपीएल का जो फाइनल मैच था, तो वहां बेंगलुरु ने वो मैच जीत ली थी और उसके बाद वहां भगदड़ हो गई। यहाँ कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है, कई लोग जख्मी भी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह मतलब मुख्यमंत्री के रिजाइन का, इस्तीफे का मांग मतलब जिस तरह हुआ है, उसी तरह इसके पहले भी जब मतलब उत्तर प्रदेश में महाकुंभ में भी जब हुआ था, तब भी वहां के मुख्यमंत्री के इस्तीफा मांगने का काम कांग्रेस और अपोजिशन ने किया था। तो हर बार मतलब अपोजिशन मांग करता ही है, इसीलिए मतलब उन्होंने मांग किया था और हम भी लोग मांग कर रहे हैं कि भाई वहां मुख्यमंत्री ने, वह होम मिनिस्ट्री ने पूरी इतनी भीड़ थी, तो वहां ठीक उसका मतलब बंदोबस्त रखने की आवश्यकता थी, लेकिन उसमें उनको सफलता मिली नहीं और उसमें कई लोगों की जानें चली गई है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अविरल मलिक जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ शशांक रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत गुप्ता जी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शशांक रंजन जी, आपकी तरफ ही रुख करूंगा, क्योंकि 11 साल पूरे हो चुके हैं पीएम मोदी कार्यकाल के, ठीक है, जब से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी। लेकिन कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि 11 साल के अंदर पीएम मोदी ने 33 गलतियां कर दी हैं। आप गिनाएंगे 1-2 गलतियां? शशांक रंजन जी, मैं बताना चाहूंगा कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी वर्तमान केंद्र सरकार की गलतियों को और जो भी छल कपट हुआ है उन सभी को जनता के बीच ले जाने का काम कर रही है। इस 11 सालों में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की नींव ही झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की ओर से वर्ष 2014 में यह कहे जा रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो विदेशों में जमा काला धन लाए जाएंगे। यह विदेशों में जमा काला धन इतना है कि अगर उसे ले आया जाए तो हर भारतीयों के खाते में 15 लाख रुपए जा सकते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि मुझे 15 लाख रुपए चाहिए, मैं यह सवाल करता हूं कि विदेशों में जमा काला धन को लाकर देश हित में लगाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कितने प्रयास किए। हाँ, उन्होंने कहा था कि एक बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो काला धन को लाया जाएगा। यह तीसरी बार सरकार बन गई है, तो यह तीसरी बार की सरकार बनने के बाद विदेशों में जमा काला धन कितने आ गए। ठीक है शशांक रंजन जी, अब मेरी बात का जवाब और दे देना आप। अभी आपने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में वादा किया था कि जो काला धन बाहर है वो देश में लाया जाएगा, ठीक है, लेकिन जब जनता को समस्या नहीं है तो आपको समस्या क्यों है? क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री बनाया, दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाया और चुनकर फिर आए हैं, तो जनता तो विश्वास करती है काला धन मिलो मत मिलो। देखिए, काला धन
हाँ, एक अच्छा मुद्दा है। हाँ, सरकार ने काला धन नहीं लाया, इसके लिए जनता परेशान है। हाँ, लेकिन हाँ, जनता यह भी देख रही है हाँ, कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी गई है तो थोड़ा प्रतीक्षा कर लिया जाए, लेकिन अगर सच्चाई देखा जाए तो आज भी जनता के दिलों पर कांग्रेस पार्टी ही राज कर रही है। किस राज्य जनता में? की पहली एक दो राज्यों को कांग्रेस छोड़कर पार्टी बस। ही है। और 2024 का चुनाव परिणाम लोकसभा का इस बात का सूचक है कि भारतीय जनता पार्टी से जनता का मोह भंग हो रहा है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से 2 सीटों की ओर वापसी करती हुई नजर आएगी। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। अविनाश मलिक जी, 11 साल के कार्यकाल में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने आरोप लगाए हैं कि पीएम मोदी ने 33 गलतियां की हैं। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय 11 साल का, तो किस प्रकार से पक्के मकान बनाए गए, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, जनधन योजना हो, मुद्रा योजना हो, शौचालयों का निर्माण हो, अच्छी सड़कों का निर्माण हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ये निश्चित रूप से खूबियों के रूप में जनता के मध्य में है। 370-35 को समाप्त करना हो या फिर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के पश्चात उस डिसीजन को उत्तर प्रदेश के भीतर सही तरीके से एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट करना हो। लॉ एंड ऑर्डर का किसी प्रकार का उत्तर प्रदेश में इश्यू क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी थी और केंद्र में बीजेपी थी, वो स्पष्ट रूप से सबको मालूम है। जल शक्ति मंत्रालय का गठन हो, स्वच्छ पेयजल को घर घर तक पहुंचाने की बात हो, इलेक्ट्रिफिकेशन करने की बात हो, गांव गांव तक बिजली के खंभे पहुंचाने का विषय हो, या जनता को बैंकों से जोड़ने का विषय हो, जनधन योजना के माध्यम से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात हो, एक राष्ट्र एक कर की बात हो, या नोटबंदी के रूप में भ्रष्टाचार पे प्रहार करने का विषय हो, तो सबके मध्य में है और सबको बिल्कुल स्पष्ट है। विश्वकर्मा योजना हो या किसान सम्मान निधि स्कीम हो या फिर सुरक्षा बीमा योजना हो या जीवन ज्योति बीमा योजना हो, तो सर्वविदित है कि किस प्रकार से जनता के मध्य में है। और महात्मा गांधी के सपने को पूरा करते हुए स्वच्छता अभियान को प्रारंभ करना हो, या फिर जहां तक विषय है जिस प्रकार सवाल किया जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर लेटेस्ट उदाहरण है। हमने कहा था घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारा, वो सबको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। इस्लामाबाद तक घुस के मारा और उसके साथ साथ कई सौ की संख्या में आतंकवादी पूर्ण रूप से समाप्त हुए, मारे गए और उसके साथ ही साथ आतंकी कैंप समाप्त कर दिए गए, आतंकी संगठन बौखला गए, 40 से अधिक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी मारे गए। सिविलियंस को खैर हमने टच नहीं किया, ह्यूमैनिटी के नाते, और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन किसी प्रकार से नहीं हुआ, अमेरिका का इंटरवेंशन नहीं हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का इंटरवेंशन नहीं हुआ। जिस प्रकार से इनके द्वारा भ्रमित करने का जनता को कार्य किया जा रहा वो बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय पर्टिकुलरली ऑपरेशन सिंदूर का, आतंकवादी हमले का, तो आतंकवादी हमले के पश्चात रॉबर्ट वाड्रा क्या बयान आया था वो सबने देखा, और ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात बिल्कुल मलिक साहब, गोपाल यादव जी ने किस प्रकार से सेना को टारगेट किया, उस बयान को मैं सोचता हूँ दोहराना बहुत ही दुखद होगा और बहुत ही आपत्तिजनक भी होगा, इसलिए मैं उस बयान को नहीं दोहराऊंगा। लेकिन जहां तक विषय विकास का, एक और हमारी उपलब्धियां हैं, दूसरी ओर इनका विनाश है। 60 साल में इन्होंने क्या किया? ये 2G 3G वाले लोग हैं, कॉमनवेल्थ स्कैम वाले लोग हैं। नीरज साहब के घर में जो पैसा बरामद हुआ किसका था? जवाब ये दें। क्या गरीब के घर में इतना पैसा बरामद होता है? ये इसका जवाब दें। नेशनल हेराल्ड के विषय पर बोलना चाहिए, TLF स्कैम के विषय पर बोलना चाहिए। 1975 से 77 के मध्य में इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया गया, किस प्रकार संविधान की हत्या की गई, ये लाल पुस्तिका को दिखाने का काम करते हैं, इस पुस्तिका को लहराने का काम करते हैं। मैं सोचता हूँ इसकी हत्या करने का काम अगर किसी ने किया तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी ने किया, और किसी रूप में संविधान के आधार पर नहीं चलते। इन्हें संविधान पढ़ना चाहिए और 2 कदम ठीक है मलिक साहब, ठीक है। हेमंत गुप्ता जी, क्योंकि अभी कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि 11 साल के अंदर पीएम मोदी ने 33 गलतियां की हैं और भी कई बड़ी बातें की गई। अगर हम गरीबी की बात करें तो विश्व बैंक कहता है 2011-12 में जो भारत के अंदर गरीबी दर थी वो 27.1 थी, 2023-24 में वो मात्र 5.3 रहे। बिल्कुल सही बात है पुष्पेंद्र जी। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कहा कि मोदी जी झूठों के सरदार। हाँ, उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई तुम्हारी चाय तो लोग पी लेते हैं, हमारी चाय कोई नहीं पीता। लोग तो हमको दलित और अछूत समझकर गालियां देते, तुम्हें कौन गाली देता? तुम तो झूठ बोल बोल कर लोगों को लूटते हो और अमीरों की सरकार के साथ जंगल जमीन और पानी का सौदा कर रहे हो। तो इस तरह का आरोप लगाना एक तरह से अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करना है।
बात तो ये है कि महंगाई जो आज बढ़ती महंगाई की जो बात है, विशेष बात है, जिस पर मोदी सरकार ने बहुत कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, और यही वजह है कि महंगाई को कम करने में आप देखिए दुनिया का थर्ड इकोनॉमिकल पावर बन गया। तो कई चीजें हैं मोदी जी के साथ जिसको कि आप बरगला नहीं सकते। अगर आप देखेंगे तो मनमोहन सिंह जी अपने कार्यकाल में उन्होंने क्या कहा था, इतिहास उनके कार्यकाल को उदारता के रूप से दिखेगा, लेकिन जरा यही सोचिए ये कब बोला था, जब यूपीए सरकार की पटकथा लिखी जा रही थी और यूपीए सरकार की विदाई हो गई थी। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 11 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, तो इसमें आपको देखना होगा कि इस पद के में उन्होंने 3 साल लगातार 3 बार प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं वो, और ये नेहरू जी और इंदिरा गांधी के कतार में आकर खड़े हो गए। और ऐसा प्रधानमंत्री भारत को मिला है जो महानायक बन चुका है। आज वर्ल्ड में जो अपोजिशन कंट्रीज है ना, वो भी कहते हैं कि मोदी जी का जो कद है वो विश्व में बहुत बढ़ता हुआ कद है, और आज यही है कि विश्व के एक शक्तिशाली हैसियत के रूप में मोदी जी को देखा जा रहा है। सिर्फ यही मत देखिए, भारत के विकास में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखिएगा कि कश्मीर से जो अनुच्छेद 370 हटाया, एक ऐसी घटना है जो विश्व को हिलाकर रख दी थी। ये आतंकवाद के जड़ को कुठारा घात मारने वाला जिसको कहते हैं कि आतंकवाद के जड़ पर जो इन्होंने मार की है वो 370 था। इससे पूरे मुस्लिम समुदाय के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया, कश्मीर के लोगों के थॉट में चेंज आई, वहाँ लोग विकास के दर चलना शुरू कर दिया। इसके आगे आप देखेंगे तो आप देखिएगा कि 2014 में जब मोदी जी ज्वाइन किए थे तो जनधन योजना उन्होंने लाई थी, और जनधन योजना के साथ साथ उन्होंने एक गेम चेंजर का काम किया था, यूपीआई पेमेंट वाला। आपको पता है कि आज के दिन में सिर्फ महिलाओं का अगर देखा जाए तो 29 करोड़ महिलाओं का जनधन योजना से जुड़ा हुआ इस देश में होना अपने आप में बहुत बड़ी बात, जो कभी महिलाएं बैंक खाता तक नहीं देखती थी। आज उसी टाइम में जो निष्क्रिय लोग हैं, सबके मालूम है आपको कितना पैसा जमा है, 13,000 करोड़ रुपया। बिल्कुल, तो ये बताता है कि बैंकों से पैसा अगर लोगों के पास ही है और बैंकों में आती है तो बैंक कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में, भारत को डेवलप करने में कितना बड़ा सहयोग मिलता, लोग इसको समझ नहीं पा रहे। यही जो डिजिटल जो डिजिटलाइजेशन इन्होंने किया पूरे वर्ल्ड में, उसको भारत नहीं देख रहा, पूरा वर्ल्ड देख रहा कि इनका जो डिजिटल इंडिया है एक क्रांति नहीं आया है। आप देखिए वाजपेयी जी के टाइम में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हुआ था, लेकिन आज पूरे भारत की दशा चेंज कर दी। अब हम क्या कहते हैं, सेफ ड्राइव, सिक्योर ड्राइव, सड़कें साफ हो गई हैं, सड़कें सेफ हो गई हैं, तो अब लोगों का जीवन आसान हो गया है। वहीं पर आप देखिएगा कि टोल फ्री नहीं था, आज टोल फ्री के माध्यम से आप पूरे देश में नितिन गडकरी जी ने सड़कों का जाल ऐसा बिछा दिया कि कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया। बिल्कुल, और आप एक दूसरे से इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी बन गई है कि आप नहीं कर सकते कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो देखिए बात क्या है कि बीजेपी की सरकार जो कर रही है नरेंद्र मोदी जी के ये नेतृत्व में, उससे नरेंद्र मोदी जी ने अपने लोगों को जोड़ने के एक काम किया, मन की बात। हर रविवार को 10 बजे सुबह में मन की बात करते हैं और करोड़ों युवा युवतियां बुजुर्ग सब उनसे जुड़ते हैं ये जानने के लिए कि अब देश में हो क्या रहा है। तो ये जो योजनाएं है मोदी जी की, वो एक मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। बिल्कुल, देश में नई शिक्षा नीति लागू की इन्होंने कि भाई जो हम पढ़ते थे हम अपना ही इतिहास से जानते हैं, ये देश सनातनियों का देश है, हम सनातन तो समझ ही नहीं पा रहे, तो वो उन्होंने एक नई शिक्षा नीति आपको दी। अब आप कैसे करते कि नहीं हुआ, नक्सलियों के ऊपर में कुठाराघात किया इन्होंने, तो नक्सली समाप्त हो गए, ये नक्सलवाद यहाँ खत्म हुआ। आतंकवाद देखिए ऑपरेशन सिंदूर करके सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान को नहीं पूरे विश्व को बताया, बिल्कुल सर, कि हम हथियारों के मामले में भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है शशांक रंजन जी, एक तो जो कांग्रेस के नेता बोलते हैं ना वो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए वो थोड़ी सी भाषा थोड़ी अच्छी नहीं लगती, वो डायरेक्ट आरोप झूठा कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपने लालटेन कब से नहीं देखी? मैंने लालटेन कब से नहीं देखी? हाँ। मैं तो लालटेन 2013-14 तक देखा था। उसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई तो सब चीज चेंज हो गई।
ये बात तो मानते हैं? यह अचानक से तो परिवर्तन नहीं ही आया है। नहीं, आप स्वीकार करते हैं ना, ये बात तो मानते हैं ना, आपने खुद स्वीकार किया कि 2013-14 तक देखी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही अगर लालटेन गायब हो गया तो यह कांग्रेस की उपलब्धि है, क्योंकि कांग्रेस ने करके रखा था इतना विद्युतीकरण कि जो है भाजपा उसका श्रेय ले गई। यह कांग्रेस पार्टी की देन है। बिजली के खंभे भी उन्होंने लालटेन युग से बाहर निकाला। बैंकों से नहीं जोड़ा था आपने। चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के साथ कितनी मेगावाट बिजलियां बनती थी और आज कितनी बन रही है, और उसे बनाने के पीछे परियोजना को लाने में भारतीय जनता पार्टी का कितना योगदान रहा है, मैं यह जानना चाहूंगा। कांग्रेस की लाई हुई योजनाओं और कांग्रेस का तैयार किया हुआ आधारभूत संरचनाओं का भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेकर वाहवाही लूटना बंद करें। ठीक है। और शशांक रंजन जी, क्योंकि बहुत बड़ी बातें हैं जो आपकी तरफ से कही जा रही हैं, कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम एक रिसर्च करके देखें तो हमें पता चलता है कि मोदी के कार्यकाल में कितनी बड़ी उपलब्धियां फिलहाल हमें मिल चुकी हैं। सेना से लेकर चंद्रयान तक वो उपलब्धियां हैं जो कांग्रेस के समय में शायद कभी नहीं हो पाई और विश्व रिकॉर्ड तक बन गई। मैं बताना चाहूंगा कि जब इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पहला पोखरण परीक्षण हुआ था तो यह भी एक विश्व स्तरीय उपलब्धि थी। बिल्कुल बिल्कुल। 5 देशों के एकाधिकार को इंदिरा जी ने तोड़ा था और सेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया था। तो सेना को मजबूत करने के लिए, सेना को हर प्रकार से सक्षम बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार सदा से प्रतिबद्ध रही है। लेकिन शशांक रंजन जी, आपके नेता तो बनाने का श्रेय शशांक रंजन जी को ही जाता है, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने किया था। भारतीय सेना ने वह शौर्य दिखाया था कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कि इतिहास में यह तारीख दर्ज है कि पाकिस्तान आधा रह गया। शशांक रंजन जी, अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी मिली, उसके बाद लगातार सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर आपकी तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे थे कि जब हमारी सरकार थी तो हमारी सरकार में भी कम से कम कितनी बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो आप लोगों ने आज तक बताया क्यों नहीं? अभी आप बोल रहे हैं कि सेना के शौर्य के लिए, हमने सेना को मजबूत करने के लिए सेना को हमेशा आगे रखा। अगर आप सेना को मजबूत करते, सेना के शौर्य को मानते, उसको आगे करके चलते, तो सर्जिकल स्ट्राइक को क्यों छिपाया गया? आपको तो बड़े गर्व के साथ बताना चाहिए था कि हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, इतनी बार किया है, तभी बताना चाहिए था। हम अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निष्पक्ष रूप से पालन करते हैं और सेना के शौर्य के नाम पे वोट मांगने का कभी काम नहीं किया। अगर हम सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांगने का काम करते तो 1977 में इंदिरा गांधी जी की हार नहीं होती, क्योंकि 1971 के युद्ध के बाद 1977 का चुनाव पहला चुनाव था। ठीक है, अविरल मलिक जी जवाब दीजिए। जी नहीं, देखिए, इंदिरा गांधी सरकार की बात कर रहे थे और अपनी सरकारों की बात कर रहे थे, तो 60 साल इन्हीं की सरकार इस देश में मौजूद थी और 60 साल में इन्होंने क्या किया वो सब लोग जानते हैं। 2 इकोनॉमिस्ट सरकार में रह चुके, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, ये अच्छी इकोनॉमी की परिकल्पना जरूर करते थे, लंबे लंबे भाषण जरूर देते थे, लेकिन ये जनता को बैंकों से नहीं जोड़ पाए, बिना बैंक खाते खुलवाए ही ये इस प्रकार के इकोनॉमिस्ट थे, बिना बैंक खाते खुलवाए ये अच्छी इकोनॉमी की कल्पना करते थे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनती है, उसके बाद जनधन योजना को प्रारंभ किया जाता है। उस सबने देखा ये बुनियादी सुविधाएं गांव-गांव तक नहीं पहुंचा सके। बाकी तो इन्होंने क्या किया होगा, बाकी तो डिबेट का इश्यू ही नहीं है। डिबेट का इश्यू ये है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य, इन पे भी ये काम नहीं कर सकते, एक प्रकार से कर सके। गरीब पीड़ित शोषित वंचित दलित आदिवासी महिला युवा बेरोजगार सब किसी के लिए काम नहीं कर सके। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, विकसित भारत और विश्वगुरु भारत की बात करते हैं, हम बेटी बचाओ की बात करते हैं, इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, नए भारत की बात करते हैं, और किस प्रकार से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, दुश्मन देश के दांत खट्टे करने का काम किस प्रकार से हमने किया, वो स्पष्ट रूप से सबने देखा और गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। लेकिन विपक्ष का क्या स्टैंड है वो भी सबको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। मैं सोचता हूँ जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। 2014 में भी जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, वर्ष 2019 में भी जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, 2024 में भी जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया, और उसके बावजूद भी शशांक जी अपने पिछले वक्तव्य में कह रहे थे जनता के दिल में कांग्रेस बसती है। अब ये कैसी कांग्रेस जनता के दिल में बसती है कि जनता बार बार कांग्रेस को धूल चटाती है और हराने का काम मतदान के माध्यम से करती है, वो स्पष्ट रूप से सबको मालूम है।
और ठीक है। उसके साथ साथ जहां तक विषय संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, कानून का, लॉ एंड ऑर्डर का, वो स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो संविधान के आधार पर, कानून के आधार पर चलती थी, चलती है और भविष्य में भी चलती रहेगी। ठीक है, ठीक है हेमंत गुप्ता जी, क्योंकि अगर इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। अगर हम इन 11 सालों की बात करें तो उन लोगों को वो सब कुछ मिला है जिसको उनको जरूरत थी। अगर हम घरों की बात करें तो 4 करोड़ से ज्यादा पीएम आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को घर मिल चुके हैं। ठीक है, गैस कनेक्शन की बात करते हैं 10 करोड़ से ज्यादा वो मिल चुके हैं। ठीक है, पहले का दौर था। अभी शशांक रंजन से पूछा भी आपने लालटेन कब देखी, तो इन्होंने खुद स्वीकार किया 2013 और 14 में। ठीक है, शौचालय की भी समस्या थी, वो भी अब सब खत्म हो चुकी है। फिर भी ये सवाल क्यों उठ रहा है कि 11 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ? देखिए, कहना बहुत आसान है 11 साल में कुछ नहीं हुआ। आप 11 साल में देखिए पूरे देश का बुनियादी ढांचा बदल गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदलाव आया, देखिए रेलवे, हाईवे, बंदरगाह, हवाई अड्डा। आज देश में कितने हवाई अड्डा मालूम है आपको? कांग्रेस के टाइम में और आज के टाइम में कितने अंतर आ गए? 100% से ऊपर आ गए। हवाई अड्डों का विस्तार हुआ। तो ये क्या हुआ? पूरे देश की कनेक्टिविटी हुई। अगर पैसा नहीं है तो कनेक्टिविटी कैसे लोग हवाई यात्रा करें? अब तो चप्पल पहनने वाले लोग भी हवाई यात्रा करने लगे। बिल्कुल। तो आप बताइए कि आप कैसे बोल रहे? महंगाई इसलिए आपकी बढ़ रही है कि पॉपुलेशन भी आपकी वर्ल्ड क्लास है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे? आपके देश में पॉपुलेशन भी है, ऊपर से दूसरे देश से माइग्रेट होके आए जो इस देश की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो आपके लोगों का अनाज खा रहा है। ऐसे लोग इस देश में आए हुए अनऑथराइज तरीके से, जिनके पास आधार कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड बना हुआ है और 90% देश के लोगों का अनाज उनके खाते में जा रहा है, जिसको अब एनसीआर ला करके आप देखिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों लगे हुए हैं कि ऐसे लोगों को जो अनऑथराइज भारत में रहे उनको बाहर भेजा जाए। आप कैसे बोलते हैं कि देश में विकास की तेजी नहीं हुई? आप जरा बताइए। आपने कहा अभी काला धन नहीं आया, काला धन कैसे नहीं निकला आपको देश का? जब नोटबंदी हुई तो आपको क्या हुआ कि आप सारे नोट बैंकों में जमा करना शुरू किए कि 2000 का नोट मिल जाए। तो ब्लैक धन ही था ना जो बैंकों में नहीं आया था, लोगों के पास नहीं था, वो भी तो ब्लैक मनी था। उसको आप भूल क्यों जाते हैं? इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए स्वच्छ भारत, कहाँ महिलाएं खुले में शौच जाती थी, आज 10 करोड़ से ऊपर शौचालय बन गया भारत में। ये कितनी बड़ी क्रेडिबिलिटी है कि जिस देश की महिलाएं शौचालय करने जाती थी वहां बलात्कार हो जाता था, कितने असुरक्षा महसूस करते थे, आज महिलाओं को शौचालय मिल गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप कहते हैं कि देश का नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हैं 1971 का इंदिरा गांधी जी के टाइम, नो डाउट कांग्रेस की सरकार अगर नहीं होती तो आज लोकतंत्र की बात हम नहीं करते, ये बात क्रेडिट है। लेकिन जरा सोचिए 1971 में जहां आपने पाक के 93,000 फौजी को वापस किया, वहां आपने 54 सैनिकों को वापस नहीं ला सकी कांग्रेस की सरकार। ये कौन सी उपलब्धि थी? आप बताइए। यही कांग्रेस की सरकार है जिसके रीजन में आर्मी को छूट नहीं थी कि आप घर में घुस के मारिए या जैसा जवाब दे गोली का जवाब गोला से दे। आज प्रधानमंत्री के टाइम में उन्होंने कहा कि सेना को जहां लगता है कि देश की सुरक्षा खतरे में है या देश के नागरिक असुरक्षित है, वहां आप गोली नहीं गोला से जवाब दीजिए। और भारत ने स्पष्ट कर दिया कि दुनिया का कोई भी ताकत भारत को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अगर दुश्मन हमारे घर में घुस के मारता है तो हम उसके घर में घुस के उसको तबाह करेंगे। ये पहली बार सिंदूर ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को दिखाया। और आप कैसे कहते हैं कि नहीं हुआ? आप इसी में समझ लीजिए। इसी योजना में भारत ने उड़ान योजना बनाई, आप चंद्रमा तक पहुंच गए। वहां से रेलवे का विस्तारीकरण देख लीजिए, अमृत भारत स्टेशन बना, वंदे मातरम ट्रेन बनी, अमृत एक्सप्रेस बना। और अभी आप देखिए दुनिया का सबसे बड़ा पुल, जहां शेख अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला के बेटे, उन्होंने क्या कहा कि हमारे आंख में आंसू आ गए, माता जगदम्बा ने हमको बुलाया है और वो शेख की सवारी की, वो वंदे मातरम ट्रेन से पूरे दुनिया के सबसे बड़े पुल चिनापुर जिसको कहते हैं, वहां पर उन्होंने ट्रेन चलाई। और आप कहते हैं कि देश अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल हेमंत जी। और सबसे बड़ी बात ये है ये जो मोदी जी ने आत्मनिर्भर रहना सिखाया है, ये मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है। और आज हर कोई आत्मनिर्भर है। आज भारत वो सपने देख रहा है खुद का अपना स्पेस स्टेशन बनाने की भी योजना। फ्रांस के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट बताता हूँ, उन्होंने कहा अपने पोस्ट में कि आज भारत का स्मार्ट शहर बन गया है, सड़कें सुरक्षित हो गई है और उससे यात्रा भी आसान हो गए। ये अगर कोई विदेशी मंत्री अगर कहता है, कितनी बड़ी बात है।
यानी कि वो देख रहा है आपके देश को और आप कहते डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ठीक, शशांक जी, क्योंकि अभी तो जो बातें थी वो आपके सामने हो भी गई। एक बात और कही थी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने इन्हीं 11 साल के अंदर जोड़कर कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो घटना हुई थी आपको पता भी होगा, आरसीबी का जो मैच जीतने पर एक तरह से आयोजन किया जा रहा था, उसमें घटना हुई तो बीजेपी के नेताओं ने इस्तीफा मांगा। तो उन्होंने सीधी सी बात जोड़ दी कि महाकुंभ में भी घटना हुई थी, सीएम योगी से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा। तो क्या ये राजनीति मात्र इसी जगह आकर टिक गई है कि अगर आपने गलती की है तो हम भी गलती करेंगे, आपके सीएम साहब ने इस्तीफा नहीं दिया तो हमारे सीएम साहब भी इस्तीफा नहीं देंगे, हिसाब बराबर, जनता जाओ भाड़ में? जी, मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, जब भी राष्ट्र की बात होती है, जब भी देश में राष्ट्र हित की बातें होती है, तो मैं निष्पक्ष रूप से बोलता हूँ। और मैं एक बार फिर से निष्पक्ष रूप से बोलने जा रहा हूँ कि इस्तीफा किसी भी घटना का समाधान नहीं है। चाहे इस्तीफा योगी जी से मांगा जाए या इस्तीफा सिद्धरामैया जी से मांगा जाए, इस्तीफा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बल्कि जब भी क्षेत्र के विकास की बात आती है, देश प्रदेश के विकास की बात आती है, तो वहां पर सभी प्रकार के लोगों को एक साथ खड़े होकर अपने अपने तरीके से राय मशवरा प्रस्तुत करते हुए बेहतर परियोजना को देश की जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे देश का विकास हो सके। लड़ाई तो चुनाव में होती है, हम भी भाजपा पे आरोप लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे ऊपर आरोप लगेंगे, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो वहां पर कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी, राजद, जदयू नहीं होना चाहिए, वहां पर राष्ट्र की बात होनी चाहिए। और मैं एक बार फिर से कहता हूं कि अगर हमारी बात को बड़े नेता सुन पा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो वे इस बात का ध्यान हम भी वही कह रहे हैं, हम भी इस्तीफा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रीट करने की बात करते हैं। दूसरी बात, जहां तक विषय है राष्ट्र का, हम राष्ट्र सर्वोपरि की बात करते हैं, राष्ट्र सर्वप्रथम की बात करते हैं, नेशन फर्स्ट की बात करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जबकि 10 जनपद वालों को सर्वोपरि मानने वाले लोग किस पार्टी के लोग हैं वो भी सबको स्पष्ट रूप से मालूम है। और जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी के लोग किस प्रकार से फैमिली फर्स्ट के नारे के आधार पर चलते हैं वो सबने स्पष्ट रूप से देखा, उसमें बताने की किसी प्रकार से आवश्यकता महसूस नहीं है। और जहां तक विषय शशांक जी का है, शशांक जी कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आप तुलना कर लीजिए 60 साल में आपने क्या किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप नहीं कर सके, एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट आप नहीं कर सके, एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट आप नहीं कर सके, हेल्थ सेक्टर का डेवलपमेंट आप नहीं कर सके, रोडवेज, वाटरवेज, किसी क्षेत्र में आप प्रोग्रेस नहीं कर सके। जबकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकार से सक्सेस का रिपोर्ट कार्ड है। G20 की सफलता की बात हो या राशन वितरण की बात हो या एक प्रकार से गरीब मुक्त भारत का निर्माण किस प्रकार से इसकी चिंता करने का विषय हो, महंगाई मुक्त भारत का निर्माण करने का विषय हो, बेरोजगारी मुक्त भारत का निर्माण करने का विषय हो, रोजगार युक्त भारत करने का निर्माण एक प्रकार से करने का विषय हो, या फिर विषय हो विश्वगुरु भारत के निर्माण का, और किस प्रकार से हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और विश्वगुरु भारत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत स्थापित हुआ मोदी जी के नेतृत्व में, वो सबको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, मालूम है। और जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का, मैं सोचता हूँ राष्ट्र के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप कतई नहीं होने चाहिए। और भारतीय संविधान यही सिखाता है, इन्हें पढ़ लेना चाहिए। भारतीय संविधान यूनिटी की बात करता है, एकजुटता की बात करता है, लेकिन ये भारतीय संविधान को ना पढ़ने और ना मानने वाले लोग। ठीक है हेमंत गुप्ता जी, अभी तक जो देखने को मिला है, जो मैं देख पा रहा हूं, सब कुछ बदल गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता अभी भी नहीं बदले। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की जनता बदल गई, वहां के मुख्यमंत्री बदल गए, उनके विचार भी अच्छे हैं। देश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी के विचार अच्छे हैं, वो बदल गए, शशि थरूर वो बदल गए, लेकिन कांग्रेस फिर भी नहीं बदली। कटाक्ष करना ठीक है, अभी जैसा शशांक रंजन जी कह रहे थे कि जब देश हित की बात होगी तो पार्टी देश हित के लिए साथ खड़ी है, और इन्हीं के नेता हैं जो आवाज उठा रहे थे। क्यों ना कहे कांग्रेस की ऐसा कहना मजबूरी है साहब। अगर आज कांग्रेस नहीं कहती तो अगला इलेक्शन इनको कहाँ से मिलने जा रहा है। इन कैसे बताएं कि हम राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं। लेकिन जरा कांग्रेस से पूछना चाहिए। देखिए,
पत्रकारिता करते हुए इतने वर्ष हम लोग को बीत गए। जरा आप बताइए कि जब कांग्रेस के टाइम से जो विवाद आज कश्मीर का या जो चाइना के साथ विवाद है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के टाइम का है या कांग्रेस के टाइम का है? आतंकवाद भारतीय जनता पार्टी के टाइम का है या कांग्रेस के टाइम का है? आज बताइए, वही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी देशों में नहीं विदेशों में भी अपना बता रही कि पाकिस्तान जो है वो कितना झूठ फैलाता है। और आज डेलीगेट भेजे, सर्वदलीय डेलीगेट भेजे। आप सर्वदलीय ऐसा की मांग कर रहे हैं। जब सभी पार्टियों के नेता विदेश गए तो जो नेता आज यहाँ भाजपा के खिलाफ बोलते थे, जाके विदेशों में देश की सपोर्ट में बोलने लगे। तो ये बोलने की बात नहीं है। जहाँ देश की बात आती है, देश राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, तो चाहे वो कोई भी पार्टी का बात हो, देशभक्ति सब में है। आज देखिए ऑक्सफोर्ड में भी हमारे सीजीआई ने क्या कहा था कि भारत के सबसे कमजोर नागरिक जो है वो संविधान को केवल एक चार्टर कानून की तरह नहीं समझते यार, या एक राजनीतिक ढांचा नहीं है, ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ संविधान है और एक जीवन रेखा है। क्या उकेरा हुआ है, कैसी मौन क्रांति है जो लोगों के संवैधानिक अधिकार देता है। तो जब संवैधानिक अधिकार की आप बात करते हैं तो लोगों को पता है कि उनका अधिकार क्या है। विदेशों में जा करके वो बोले कि लड़ना तो अलग बात है, घर में सबकी लड़ाई होती है, हर घर में जहाँ 4 बर्तन होंगे टन होगा, लेकिन जहाँ विवाद की बात आती है पूरा घर एक हो जाता है। और यही संदेश मोदी जी के टाइम में पहली बार विदेशों में देखने को मिला है और भारत की छवि सुधरी है। ये भी मोदी जी का क्रेडिट है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस खराब है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो काम कांग्रेस ने नहीं किया, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने गिनाया कि भाई अब सभी क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए। क्यों किया आपने, लेकिन अधूरे काम किए। मोदी जी ने आज आपको वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी पर लाके खड़ा कर दिया। आपका देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डाटा था वो पैसा कहाँ गया? आज आपके पास कितना विदेशी फंड है, आप उसको देखिए। सोना का स्टॉक आपके पास कितना जबरदस्त है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तैयार खड़ा हुआ है, डेवलपमेंट रेट में आप विकसित राज्यों की श्रेणी मांगे, भारत को स्थायी सदस्य के रूप में विदेशों में मान्यता मिलने जा रही है। अब पूरे विश्व स्तर में कहीं युद्ध होता है तो मोदी जी को मिडमैन की तरह बुलाने की कोशिश करते कि लोग इनकी बातों से इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आप इसमें आप सोचिए, हम बोलना आसान है पर मोदी जी की छवि मैंने कहा ना कि एक महानायक की तरह बन गए हैं। आज के दिन में इतिहास में वो भारतीय इतिहास के महानायक हैं। और आप कैसे कर सकते हैं कि भाजपा राष्ट्रवाद की भाषा को जिस तरीके से भाजपा ने उठाया है शायद इसके पहले कोई नहीं उठाया था। तो मुझे ये लगता है कि कांग्रेस का क्लेम इसलिए है कि भाई अगला इलेक्शन में उनको जीतना, उनको बताना है कि हम भी राष्ट्रवादी हैं। बिल्कुल। और हेमंत गुप्ता जी, आपको पता भी होगा अभी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी ने एक सभा की, उसमें उन्होंने 3 घोड़ों की बात की थी, अगर आपको याद हो। एक रेस का घोड़ा, एक शादी का घोड़ा, एक लंगड़े घोड़ा। ठीक है, अब शायद जवाब शशांक रंजन जी दे देंगे कि लंगड़ा घोड़ा कौन है और जो रेस का घोड़ा है वो तो मैं तो ये मान लेता हूं कि शशि थरूर जी हैं। बाकी आप बता देना एक बार। शशांक जी को देना चाहिए। देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा है कि आगामी केरल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शशि थरूर साहब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और शशि थरूर साहब रेस के घोड़े हैं। बिल्कुल, वे कांग्रेस पार्टी की अस्मिता को बचाने की मंशा रखते हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए ही वे बिल्कुल। शशांक रंजन जी, ये बात आप मान रहे हो और बहुत अच्छे से स्वीकार कर रहे हो, लेकिन और नेता क्यों नहीं मान पा रहे? देखिए, समय के साथ हर बातों को उजागर किया जाएगा और शशि थरूर साहब को आधिकारिक रूप से आगामी केरल विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार प्रस्तावित किया जाएगा। और मैं एक बात अपनी ओर से इस वक्त कहना चाहूंगा, हमारे हेमंत भाई साहब ने और हमारे अविरल भाई साहब ने जिन बातों को रखा, मैं इन बातों का प्रति उत्तर करते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आज अगर देश आगे बढ़ा है तो इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। अगर कांग्रेस ने देश का विकास नहीं किया, आईपीएल घोटाला, सबमरीन घोटाला किसने किए? नहीं, सबमरीन घोटाला, सत्यम घोटाले, तमाम सारे घोटाले हैं, उनके विषय में भी आप कम से कम बता दीजिए। और ये भी आप बता दीजिए, जब जिक्र आता है 1970 का आवंटन घोटाले के आरोप लगाया हुआ, जब जिक्र आता है तो आप कहते हैं सेना के कारण हुआ। अगर ऑपरेशन नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए ना,
देखिए, आप कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर का पूरा श्रेय सेना को जाता, सरकार को लेश मात्र भी नहीं जाता। ठीक है, लेकिन आप 1971 के जब युद्ध की बात की जाती है तो इंदिरा जी को श्रेय क्यों देते हैं? इसका भी दोहरा मापदंड आप एक बात परिवर्तित कर लीजिए या स्पष्ट कर दीजिए। 1971 के समय में आप क्यों कहते हैं कि इंदिरा जी के कारण हुआ? मैं सोचता हूं आपको कहना चाहिए सेना के कारण हुआ। ये दोहरे मापदंड जनता स्पष्ट रूप से देख रही है और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के सबूत आप लोग मांगते हैं, अपमानित सेना को कर रहे काम करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए, वो सबने स्पष्ट रूप से देखा और जनता बहुत पॉलिटिकली मैच्योर है, पॉलिटिकली अवेयर है। इस देश का नागरिक, इस देश का सिटीजन जानता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी सेना को अपमानित करती है। समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस किस प्रकार की बात करते हैं वो जनता को भलीभांति मालूम है। उसके साथ साथ जहां तक विषय विकास का, तो विकास भारतीय जनता पार्टी करती है, तो विनाश कौन करता है ये भी सबको स्पष्ट रूप से मालूम। बिल्कुल। और हेमंत गुप्ता जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को यह बखूबी पता है कि अगर जो देश के लोग हैं, अगर हम उनको मजबूत करेंगे तो भारत अपने आप ही मजबूत हो जाएगा। अगर किसी घर में कोई बीमार हो जाता था और पहले आपको पता भी है ज्यादा पैसे का जुगाड़ भी नहीं होता था, तो किस तरह इलाज होते थे। यहां पर आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ा। देखिए पुष्पन जी, मैं एक बात बताता हूँ, हर एक पार्टी ने अपने अपने समय में और उसके नेताओं ने बहुत तरह की चुनौतियों को पार करते हुए देश को आगे बढ़ाया, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस ने काम किया, वो अलग बात है कि वो भ्रष्टाचार का जड़ रहा हो या भ्रष्टाचार में लिप्त रहा, वो अलग बात है। लेकिन जरा सोचिए, जिस तरीके से हमारे क्रिकेट के कपिल देव, सुनील गावस्कर या तेंदुलकर जी ने मिलकर के देश को एक अवसर दिया था विजय होने का, लेकिन वही MS धोनी ने पूरे देश को दुनिया भर में स्थापित कर दिया था सर्वोच्च सिंह के रूप। उसी तरह देखिएगा कि वो जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी ने हमारे देश की नींव मजबूत की, लेकिन मोदी जी आज विश्व विजयी होने का जज्बा पैदा कर रहे हैं लोगों में। उन्होंने इतिहास, मोदी जी ने विश्व विजयी होने की आधारशिला रखी है। इस बात को समझिए कि पूरी दुनिया में भारत को जिस नजरिए से देखा जाता था, लोगों को अपना नजरिया बदलने के लिए विवश होना पड़ा है और यही विवशता के कारण आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। आप ये देखिए कि भारत आज सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, अपना डेवलपमेंट नहीं, पूरी दुनिया को अब आर्म्स और एम्युनिशन के लिए जो भारत डिपेंडेंट था वो अपना बनाना शुरू किया। ये क्रायोजेनिक एक विमान का इंजन के लिए रशिया ब्लैकमेल करता था, अमेरिका ब्लैकमेल करता था, फ्रांस ब्लैकमेल करता था। अब कंट्री अपने यहाँ बनाना शुरू कर दी है और आज पूरे विश्व में पूरे बड़ी कंपनियां जिसको कहते हैं और पूरे विश्व की डेवलप कंट्रीज है, उनकी हालत खराब है कि अगर भारत ने इसको बना लिया तो भारत वो चीज विकसित कर लेगा जो ब्रह्मोस ने, जो कोई भी आज किसी भी तरह का डिफेंस उसके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा। तो ये कहना एक मुश्किल है कि इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ था। ठीक है, हम मानते इंदिरा जी के टाइम में हुआ था, इंदिरा जी देश की दुर्गा के रूप में मानी जाती थी, लेकिन और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा कि नहीं कांग्रेस की देन है, ये भी माना जाता है। लेकिन आज भारत को विश्व विजयी और विश्व पटल पर स्थापित करने का श्रेय तो आप देंगे ना नरेंद्र मोदी को भाई, ये तो किसी भी रूप में अपना नाम बोल सकते हैं। शशांक रंजन जी, आप कुछ कहने वाले थे। जी, मैं यह बताना चाहूंगा कि हम अगर सेना की बात करते हैं, किसी विदेशी ताकतों पर कार्रवाई की बात करते हैं, तो इसका श्रेय सेना और सरकार दोनों को जाती है, क्योंकि सेना और सरकार के संयुक्त तत्वाधान में ही सीमा पार कार्रवाई होती है, इसलिए इसका श्रेय दोनों को जाती है। और मैंने कभी गलत बात नहीं की है। अभी अविरल भाई ने कहा, मैं इसका खंडन करते हुए मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से इस बात का खंडन करता हूं कि वर्तमान समय में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसके महानायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सरकार जब तक अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ नहीं करती है, तब तक सेना कार्रवाई के लिए आगे नहीं बढ़ती है। और जब सेना कार्रवाई के लिए आगे बढ़ती है, तो अच्छों को उसकी हैसियत बताने की क्षमता भारतीय सेना में है। और भारतीय सेना विश्व मंच पर अपने शौर्य के लिए जानी जाती है और मैं भारतीय सेना को सलाम करता हूं। मैं सिर्फ इंदिरा जी को ही पाकिस्तान के टुकड़े का श्रेय नहीं देता हूं,
बल्कि ऑपरेशन सिंदूर हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, जिन गतिविधियों से भारत का मान सम्मान बढ़ा है, उसके लिए मैं माननीय मोदी जी को भी धन्यवाद कहता हूँ। बिल्कुल शशांक रंजन जी, आपकी यही बेबाकी काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन जो कांग्रेस के और नेता हैं वो नहीं बोल पाते, आखिर पता नहीं क्या डर उनके अंदर बैठा रहता है। हेमंत गुप्ता जी। शशांक जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये मानते हैं कि मोदी की यह उपलब्धि है कि नहीं, कि जो मोदी सरकार ने योजनाओं को लागू किया है, यह उपलब्धि छोड़ दीजिए, क्या उन्होंने देश को नए दौर में सपना देखना सिखाया कि नहीं? आज युवाओं में, वस्तुओं में, सेवाओं में, दुनिया में जो भारत अग्रणी देश हो चुका है, युवाओं की दुनिया में अग्रणी कंपनी बनाने का जो जज्बा पैदा किया है, क्या यह मोदी जी को जाता है कि नहीं? आप बताएं। पूरी दुनिया में एक नए दौर का सपना देखना सिखाया। ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जो देश को वो लीडरशिप दे रहा है, जो दुनिया को बता रहा है कि भारत में स्किल की कमी नहीं है। आप जो स्किल इंडिया है ना, उसको आप ऐसे समझिए कि लोगों में अब ड्रीम देखना शुरू कर दिया कि मैं ये कर सकता हूँ, और भारत के लोगों ने कहा कि जब विकसित राज्य कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ये जज्बा तो मोदी जी ने भरा, ये तो क्रेडिट आपको देना ही होगा। क्या आप इसको देते हैं या नहीं? अगर आप इसको देते तो समझिए आप बेबाक हैं और अच्छी बातें करते हैं, इसमें आप कहते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। शशांक जी, मैं हमेशा से अच्छी चीजों पर सरकार की प्रशंसा करता हूं, और मैं आज भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि आदरणीय मोदी जी ने बहुत सी अच्छी योजनाओं को लाया, जिसका श्रेय उन्हें जाता है, जो कि देश हित में भी है। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जिन गतिविधियों को आगे बढ़ाया, उसकी आधारभूत संरचना कांग्रेस की देन है। चलिए, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा तो मोदी जी ने कर दिया। चलिए, ये भी बात सही है। देखिए, और वैसा भी यही होता है, अगर कोई पिछली सरकार हो, उसके अधूरे काम है, तो ऐसा नहीं है कि कोई सरकार आकर उन कामों को रोक दे। ठीक है, सहयोग यही होता है कि जो रुकी हुई योजना है, रुके हुए काम है, उनको निरंतर उसी प्रगति से लगातार आगे बढ़ाने दिया जाए। मलिक साहब। अब्दुल मलिक जी। नहीं, देखिए, जहां तक विषय है, जिस प्रकार शशांक जी ने कहा, शशांक जी ने बड़ी बात कही और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से श्रेय दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी को श्रेय दिया। अच्छी बात है, लेकिन अन्य नेता इन्हीं की पार्टी किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं वो भी सर्वविदित है और सबको मालूम है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय विकास का, डेवलपमेंट का, भारतीय जनता पार्टी इस देश में एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो जनता के बीच में जब भी चुनाव लड़ने जाता है, विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए जनता के मध्य में स्पष्ट रूप से जाती है, और भविष्य में भी विकास के मुद्दे पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके साथ साथ जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का, अब कांग्रेस की क्या विचारधारा है, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी किस प्रकार से बढ़ावा दिया, तो सबने स्पष्ट तौर पर इनके शासनकाल के दौरान देखा। उसके साथ साथ जहां तक विषय करप्शन का, अब एक करप्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाते हैं, अपने गिरवान में इन्हें झांक के देखना चाहिए, तमाम सारे घोटालों का इन्हें जवाब देना चाहिए। कि अडानी अंबानी चिल्लाना काम करते हैं, अडानी के साथ तेलंगाना की इनकी सरकार ने एमओयू साइन क्यों किया, इसका इन्हें जवाब देना चाहिए। पीसी के दौरान एक पत्रकार ने जब सुप्रिया सुले जी से पूछ लिया था, पी चिदम्बरम जी से पूछ लिया था, वो भी जवाब नहीं दे पाए थे। इस विषय का कम से कम शशांक जी को उत्तर देना चाहिए। ठीक है, ये अडानी अंबानी निरंतर चिल्लाते हैं, अडानी के साथ समझौता क्यों किया, अडानी के साथ गठबंधन क्यों किया, अडानी के साथ साठगांठ क्यों की, इस विषय पे जानकारी दें। ठीक है हेमंत गुप्ता जी, क्योंकि बीजेपी लगातार कहती भी रहती है, बीजेपी के कुछ नेता कहते भी रहते हैं कि कांग्रेस कुछ सालों में लुप्त हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक शशांक रंजन जी जैसे नेता हैं, शशि थरूर जैसे नेता हैं, तो कांग्रेस हमेशा जिंदा रहेगी। नहीं, कांग्रेस देखिए, रूंड होना एक अलग बात है, समाप्त होना एक अलग बात है। रूंड नहीं हो जाएगी, ये बिल्कुल समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अच्छे विपक्ष में अगर किसी को रहना है तो कांग्रेस की देन है। ये अलग बात है, कांग्रेस में परिवारवाद है और हर पार्टियों में परिवारवाद है, भाजपा को छोड़कर। लेकिन परिवारवाद अगर छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस का वजूद आज भी पूरी दुनिया में कायम है और ये कायम रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, और ये बात मायने रखती है कि जो बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, मतलब कितने बड़े नेता थे वो कि पूरे राज्य में एक तरफा सीटें भी बदल जाती थी। अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, छोटे मोटे नेता तो थे नहीं, लेकिन वो भी बीजेपी में आ गए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमी रही कि बड़े नेता खुद छोड़कर चले गए। देखिए पसंद यही शशि थरूर कांग्रेस के ही है ना,
और ये कांग्रेस के इतने अच्छे नेता हैं जिन्होंने पूरे देश का दौरा कर के बारे में दुनिया को बताया, और वही अमेरिका को उन्होंने बताया जो अमेरिका बैड टेररिस्ट और गुड टेररिस्ट की बात करता था। उन्होंने बताया कि नहीं, कोई टेररिज्म गुड और बैड नहीं होता, टेररिज्म होता है। और आज आपसे लौट करके शशि थरूर ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री के विचार बहुत अच्छे लगे, और उन्होंने जिस तरीके से हर एक इंडिविजुअल सांसद से मिलकर उनको धन्यवाद किया है, ये पूरे दिल को छूने वाली बात है। ये एक कांग्रेस नेता ही तो करे, तो क्या ऐसा नहीं कि कांग्रेस में सभी नेता खराब है, पार्टी खराब नहीं, विचारधारा अलग हो सकती है, हमारे राय हो सकते हैं, मनभेद हो सकता है, लेकिन कोई मतभेद नहीं है। बिल्कुल, मतभेद का मतलब हम राष्ट्रवाद में एक हैं, लेकिन वही है कि हम एक मन में आता है कि हमको जीतना है, कायम रहना है, हमें आगे बढ़ना है। तो मोदी जी आज एक ऐसा कंपटीशन पैदा कर दिया है सभी पार्टियों में कि अब मोदी जी को हराने में लगे हैं। लेकिन अब देखिए, लोग कहते हैं कि जिसको आप हराने निकले थे उससे खुद हार के चले आए, तो वजह इसको समझना होगा कि मोदी जी करते क्या, उनका व्यक्तित्व चाहता क्या। ठीक हेमंत गुप्ता जी, समय भी कम है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शशांक रंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अविरल मलिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। 11 साल मोदी सरकार बेमिसाल और कांग्रेस राजनीति कर रही है। लगातार राजनीति में आगे क्या कुछ समीकरण बनेंगे, किस पर कौन भारी पड़ेगा, क्या आरोप प्रत्यारोप के दौर रहेंगे, देखने वाली बात है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।